कल हमारा ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल सब कवर हुआ था। उसके बाद में अब है देखिए तदरीसी व आमोजिशी मवाद जो होता है। तदरीसी आमोजिश के अमल को मौसर बनाने के लिए जिन वसाइल का इस्तेमाल किया जाता है उन्हें टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल या तदरीसी व आमोजिशी वसाइल कहा जाता है। ये मौलम के काम को भी आसान बनाते हैं और तलबा की तवज्जो को मरकूज करने, सबक में दिलचस्पी पैदा करने, आमोजिश को आसान बनाने और सबक माने खेज बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल या मुआविन होते हैं। निसाबी किताब जो होती है, निसाबी किताब तदरीस और आमोजिशी आमोजिशी अमल का बुनियादी जुज़ है, बेसिक जो है तो उसका पार्ट है। उसे मौलम की मदरसा भी कहा जाती है। उसके बाद निसाबी किताब की खसूसियत क्या होती है, तो निसाबी किताब जो है तो सबसे पहले तुफल मरकूज होनी चाहिए, चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, यानी कि तलबा की जहनी सतह में दिलचस्पियों और अहलियत से मुताबिकत रखनी रखती हो, कि उससे जुड़ी हो, उससे रिलेट होती हो। दरसी किताब में मुख्तलिफ असनाफ जैसे कि कहानियाँ, ड्रामे, मजमून, नज़में, सफ़रनामा, आप बीती को भी शामिल किया जाना चाहिए। और दरसी किताब में शामिल मवाद मोतबर होना चाहिए, उसको ऑथेंटिक होना चाहिए और इसका इंतखाब पूरी एहतियात से किया गया हो। दरसी किताब के असबाक इख्तसार से लिखे गए हो और ज़रूरी इस्तिलाहात भी मुहैया की गई हो। तो एक हिसाब से इख्तसार से लिखे गए हो और ज़रूरी इस्तिलाहात यानी कि इस्तिलाहात भी मुहैया करवाई गई हो। इसको ये पॉइंट जो है तो हम देख लेंगे। नेक्स्ट ये कि दरसी किताब में ऐसे सवाल जरूर हो जरूर हो जो तलबा में फिक्र अंदेज, मतलब ऐसे सवाल जरूर हो जो तलबा में फिक्र अंगेजी, मतलब फिक्र अंगेजी तफहीम समझ में और उसी तरह से ज़ुबान की तहसीन को फ़रोग देने वाले हो। कि ज़बान की तहसीन उसकी जो है तो खूबसूरती में और उसी तरह से तहसीन को फ़रोग देने वाले हो। इस तरह से ये चीज़ें बताई जा रही है। मारूज़ी किस्म के सवालात भी दरसी किताब में होने चाहिए। यहाँ पर एक है तो इख्तिसार जो होता है, सबसे पहले जो हमने ऊपर देखा था इख्तिसार, तो संक्षेप संक्षेपाक्षर इस तरह से कुछ वो मराठी में आता है। अगर उसको इंग्लिश में बात की जाए तो एब्रीविएशंस आते हैं, मुखफ़िफ एब्रीविएशंस, जो कि खुलासा वगैरह भी उसका हम माने निकल सकता है इख्तिसार से। तो मतलब इख्तिसार मुख्तसर का इख्तिसार हो गया, सपोज कीजिए, उससे आप याद रख सकते हैं। और उसको खुलासे में आ जाएगा, वो खुलासा, तो खुलासा करने में तो इख्तिसार से लिखे गए हो, तो तफसील एक हम ले सकते हैं उसको, एब्रीविएशन को। उसी तरह अगर बात की जाए इस्तिलाहात, तो अब इस्तिलाहात का टर्म भी इस्तेमाल होता है, मतलब बहुत ज़्यादा फसी उर्दू ये है। तो क्या हो सकता है इस्तिलाहात का, उसे देखते हैं। तो ज़रूरी इस्तिलाहात मुहैया किया जा रही है, तो मुहैया करना मतलब प्रोवाइड करने से रिलेटेड ही आ रहा है, जिसमें इस्तिलाहात इडियम्स वगैरह जो होते हैं, मतलब मुहावरे जो होते हैं, तो मुहावरे भी जहाँ ज़रूरी हो, तो इडियम्स फ्रेजेस जैसे हम कहते हैं, तो वहाँ पर वो मुहावरों का इस्तेमाल भी आ रहा है, इस्तिलाहात भी मुहैया कराई गई हो। तो इस्तिलाहात का कुछ इस तरह से आ रहा है, मुहावरे। और अगर उसको उर्दू का इस्तिलाहात को अगर लिया जाए तो शब्दावली शराइत में भी कभी कभार वो आता है। टर्मिनोलॉजी जिसे कहा जाएगा, टर्मिनोलॉजी। तो ये ऐसे कुछ वर्ड्स इसमें आ जाते हैं जिसके मतलब ना मालूम होने के से डायरेक्टली पूरा क्वेश्चन पेपर गलत हो जाता है।
इल्मुल इस्तिलाह भी एक आता है, इल्मुल इस्तिलाह। और मुश्किल आसान, ये ऐसे बहुत सारे जो चीज़ें इसमें आती है, मुश्किल तरीन भी उर्दू में, जिसकी वजह से बहुत ही पूरा क्वेश्चन रह जाता है सॉल्व करना। तो मुहावरे ज़रूरी नहीं कि यहाँ पर यही आएगा, तो इख्तिसार से लिखे गए हो और ज़रूरी इस्तेलाह। इसमें से अगर किसी को पता हो तो ये अनम्यूट का ऑप्शन ऑन किया जाता है, तो अभी आप बोल सकते हैं कि आपको किसी को पता है कि इस्तेलाहत का मायने और इख्तिसार का। टर्मिनोलॉजी टर्म से रिलेट होती है, तो टर्म मतलब एक हद भी होता है, तो एक ये भी हो सकता है कि ज़रूरी जो उसकी हदें है या फिर जो कंटेंट है तो वो कवर हो जाए उसके अंदर। मतलब उर्दू में किसी को अगर पता हो इस्तिलाहत का मतलब या इख्तिसार का, वो बता सकते हैं। और उसी तरह से हमको मारूज़ क़िस्म क्या होती है ये जानना है। तो मारूज़ क़िस्म किसी को पता है क्या? उर्दू में खास तौर से ऐसे सवालात आते हैं जिसमें ज़्यादातर तो ये होता है कि उसकी हिंदी भी नहीं रहती ट्रांसलेटेड, क्योंकि उर्दू मतलब सिर्फ उर्दू है, उसमें कोई सपोर्टिव लैंग्वेज नहीं आती। तो मारूज़ क़िस्म के सवालात ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कहा जाएगा, कि ऑब्जेक्टिव टाइप्स के जो क्वेश्चंस रहेंगे मारूज़ क़िस्म के। तो मारूज़ क़िस्म के सवालात यानी ऑब्जेक्टिव टाइप, जो कि एमसीक्यूज हम कह सकते हैं, जो कि अभी सीटेट में भी जैसे कि ओएमआर सीट वगैरह जैसी आती है, तो मारूज़ क़िस्म के सवालात भी दरसी किताब में होने चाहिए। और ऐसे सवालात जो ज़रूर हो जो तलबा में फ़िक्र अंगेज़ी हो, तफ़हीम और ज़ुबान की तहसीन को फ़रोग़ देने वाले हो, तो ज़ुबान से रिलेटेड ये चीज़ें उसके अंदर बताई गई। और ये इसका मतलब खुलासे से हम लेंगे, ज़रूरी इस्तिलाहात भी मुहैया कराई जाए। तो यानी कि उसके कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह ये चीज़ें हम उसको कंसिडर कर लेंगे कि मुहावरे का मतलब हम एग्जाम्पल ले लेंगे, या कुछ ज़रूरी जो एग्जाम्पल्स देनी है जहाँ पर ज़रूरी हो, जो समझाना हो, तो वो भी वहाँ पर मुहैया कराई गई हो डायग्राम के थ्रू, या फिर कुछ लिख कर समझ में आने के लिए, यानी कि कुछ पिक्चर के ज़रिए। तो इसको हम ये कैटेगरी में ले लेंगे कि ज़रूरी इस्तिलाहात का मतलब कि वहाँ पर कोई पिक्चरियल वे में, कोई चार्ट के थ्रू में, या कुछ समझने के लिए सिंबलिक फॉर्म वो मुहैया किया जाए, और वो खुलासे से सर से खुलासे से लिखे गए हो, ना कि मुख्तसर। नेक्स्ट है, उसके बाद हमें पढ़ना था अब कि तदरीसी और आमोदिशी मवाद के बारे में। तो टीएलएम कितने टाइप्स का होता है? तो टीएलएम शिक्षण सहायक सामग्री 3 प्रकार के होते हैं: श्रव्य साधन, ऑडियो एड्स जो समयी ज़राए है, बसरी ज़राए विजुअल एड्स दृश्य साधन, और श्रव्य दृश्य साधन ऑडियो विजुअल एड, जैसे कि टीवी वगैरह इसमें आता है। विजुअल में सिर्फ देखना चार्ट वगैरह, और ऑडियो में सुनने वाला। समय ज़राए के बारे में बात करते हैं कि इसका ताल्लुक कान से है। समय का सुनने का, कान के ज़रिए सुनकर तालिब इल्म मालूमात को हासिल करता है। मंदरज ज़ैल ज़राए है जिन्हें कान से सुनकर मालूमात हासिल की जाती है। वो कौन-सा है? रेडियो है, ग्रामोफ़ोन है, लिंग्वे फ़ोन है, टेप रिकॉर्डर है, टेलीफ़ोन है, वगैरह-वगैरह। यानी कि जो सुने जा सकेंगे जिसके ज़रिए, रेडियो में सामने वाले की शक्ल तो दिखाई नहीं देती, इस वजह से उसकी ऑडियो आती है। तो वो चीज़ें कान से जो सुनकर मालूमात हासिल करने वाले डिवाइसेज़ हैं, तो सारे समय ज़राए हैं। और बसरी ज़राए यानी कि वो ज़राए जिससे तालिब इल्म देखकर मालूमात हासिल करता हो, उसे बसरी ज़राए कहा जाता है। तो उसका ताल्लुक आँखों से होता है, जैसे कि ब्लैक बोर्ड भी बसरी ज़राए में आ गया, तस्वीर भी आ गई पिक्चर, और ख़ाका भी आ गया, वगैरह-वगैरह। जो भी आप चार्ट्स वगैरह, ब्लैक बोर्ड, तस्वीर, ख़ाका, जो चीज़ें आँखों से देखकर इन्फॉर्मेशन लेंगे, तो उसे बसरी ज़राए में रखा जाएगा। और उसके साथ होता है कि बसरी और समई ज़राए, इसका ज़राए का ताल्लुक तालिब इल्मों के आँखों और कानों दोनों से है। इसमें देखकर, सुनकर तालिब इल्म मालूमात हासिल करता है। सपोज़ कीजिए आपके पास डिजिटल बोर्ड है, या स्मार्ट टीवी है, या फिर ऐसी चीज़ है जिसके ज़रिए दोनों चीज़ें हो रही है। फिर अगर मोबाइल फ़ोन भी हो, तो जैसे कि आजकल स्मार्टफ़ोन्स हैं, उसके अंदर अगर कोई वीडियो देखता है, जैसे कि आप लोग यहाँ पर अभी ज़ूम से क्लास कर रहे हैं, तो वहाँ पर दिख भी रहा है, सुने भी आ रहा है। फिर इसी तरह से उस वजह से वो मोबाइल हो गया, फिर यूट्यूब भी अगर हो गया अगर, तो उसमें आप देख भी रहे हो, नोट्स पढ़ भी रहे हो, सुनकर। तो ये मोबाइल फ़ोन समय वो बसरी ज़राए, बसरी समय में आएगा। और टेलीफ़ोन भी हो गया, टेलीफ़ोन पर अगर बातचीत करके आप कोई चीज़ समझ रहे हो,
तो वो टू वे कम्युनिकेशन हो रहा है। लेकिन इसमें टेलीफोन जो है, अब बहुत सारों का सवाल ये आएगा कि मोबाइल की हद तक चलो ठीक है, ये चीज समझ में आ गई, टेलीफोन पर कैसे बसरी चीज हो पाएंगी। तो ये भी एक पहेली है कि टेलीफोन पर टू वे कम्युनिकेशन तो हो रहा है, लेकिन ये हो सकता है कि कुछ टेलीफोन ऐसे भी आते हैं, मतलब जैसे कि मिसाल दी जाए कि स्काइप वगैरह हो गया, तो इंटरनेट से जुड़ा हुआ चीज़ है। तो इंटरनेट टेलीफोन जिसको हम रख सकते हैं, इंटरनेट टेलीफोन जिसमें वो चीज़ें प्रोवाइड की जा सकती हो, कि इंटरनेट टेलीफोन रखा जाएगा। साधारण टेलीफोन को अगर छोड़कर बात की जाए तो डिजिटल बोर्ड की अगर बात करें, तो डिजिटल बोर्ड में सामने वाला देख भी रहा होगा डिजिटल बोर्ड को, और स्मार्ट टीवी वगैरह वो सारी चीज़ें इसमें आएंगी, बसरी उस समय जराए में जो दोनों हो जाएंगे। अंदाज़ कद्र इवेल्युएशन मूल्यांकन की अगर बात करें, तो अंदाज़ कद्र के किस तरह से कौन से अक़साम होते हैं। पहला होता है फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, समेटिव इवेल्युएशन और डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। तो तीन टाइप्स बताए जा रहे हैं। जबकि अगर असेसमेंट की भी अगर हम बात करते हैं, असेसमेंट होता है जांच। तो कि जांच जो होता है सीडीपी में और पेडागोजी में, और जितने भी लैंग्वेजेस से उसकी पेडागोजी में, इस पर ज़रूर सवाल आते ही है, इवेल्युएशन और उसी तरह से असेसमेंट्स पर। तो असेसमेंट के भी दो टाइप होते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। लेकिन हम देखेंगे कि इवेल्युएशन और असेसमेंट में क्या फ़र्क है। अच्छा खासा फ़र्क होता है दोनों में, मतलब अच्छा खासा मीन्स कि दोनों में सचमुच में भी फ़र्क है, ऐसा नहीं है कि दोनों एक चीज़ हो गई। तो अंदाज़ा क़द्र के अक़साम ये है। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन जिसको कहेंगे तश्कीली अंदाज़ा क़द्र, जो कि निर्माण निर्माणात्मक या रचनात्मक मूल्यांकन जिसको कहा जा सकता है। रचनात्मक भी कह सकते हैं और निर्माणात्मक भी कह सकते हैं। समेटिव असेसमेंट जो होता है योग्यात्मक और संकल्पनात्मक और अंतिम मूल्यांकन, जिसको तकमीली मुकम्मिल से बना तकमीली, समेटिव योग्यात्मक कितना योग्य है, संकल्प क्या लिया संकल्पनात्मक, और अंतिम यानी आखिरी, तो आखिरी मूल्यांकन तकमीली मुकम्मली तौर पर अंदाज़े कदर। उसके बाद में डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, तो निदानात्मक मूल्यांकन जो तशखीसी अंदाज़े कदर रहेंगे। तो ये चीज़ें तीन उसके अंदाज़े कदर के जो है तो टाइप्स है। तश्कीली जांच क्या होती है, तो देखिए तश्कीली अंदाज़ा कदर तो था, और तश्कीली जांच में क्या होता है कि इसमें मौलिम दौरान तदरीस ही तालिब इल्म की जांच करता है, कि ड्यूरिंग होता है ये प्रोसेस, ड्यूरिंग टीचिंग। उसी तरह से अगर हम असेसमेंट की भी बात करें, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट एक होता है और समेटिव असेसमेंट। तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में भी दो टाइप आते हैं। असेसमेंट जो है तो क्या रहेगा, फॉर असेसमेंट एज लर्निंग और असेसमेंट फॉर लर्निंग। फॉर्मेटिव के फॉर से आप उसको सेंटर में रख सकते हैं, फॉर यानी कि के लिए। तो असेसमेंट फॉर लर्निंग ये अलग चीज़ हो रही है, इसमें मिक्स नहीं करना है। इवैल्यूएशन अलग है और असेसमेंट अलग है, लेकिन आपको साथ ही साथ बताया जा रहा है कि वैसे भी दो जो टाइप है असेसमेंट के, उसके अंदर भी फॉर्मेटिव असेसमेंट में दो कैटेगरीज आते हैं। असेसमेंट एज लर्निंग, तो उसके अंदर वो ड्यूरिंग प्रोसेस होता है, और असेसमेंट फॉर वाला भी। और समेटिव असेसमेंट वो भी लास्ट का होता है। तो तश्कीली जांच जो होती है, तो इसमें मौलिम दौरान तदरीस ही तालिब इल्म की जांच करता है कि तालिब इल्म ने कितना सीखा है। उसी तरह से अगर बात की जाए कि तकमीली जांच जिसको हम कह रहे हैं कि मुकम्मिल तौर पर या योग्यात्मक संकल्पनात्मक और समेटिव एवल्यूशन, तो इसमें ये होता है कि तदरीस के मुकम्मिल हो जाने के बाद ये होता है, और इसमें मौलिम को ये अंदाज़ा लगता है कि तालिब इल्म ने कितना सीखा है। ये निसाब के इख्तिताम पर किया जाता है, कि जैसे सिलेबस कंप्लीट हो गया, तो उसका जो तकमीली जांच ली गई, तो ये होगा निसाब के इख्तिताम पर। इसमें अतालिफ अतालिफ कहते हैं मौलिम को। तो कभी आपको डायरेक्ट बगैर ब्रैकेट के सवाल आ जाए कि अतालिफ का क्या काम है, तो आपको लगेगा कि लईक़ तो सुना हुआ है, और तारीख या लईक़ सुना होगा, लेकिन ये अतालिफ कौन है। तो अतालिफ मौलिम को कहा जा रहा है। तो इसको अंदाज़ा मिलता है कि मुतालिम, अब कभी कभार मुतालिम आ जाएगा तो आपको तालीम लग जाएगा, आपको लगेगा कि उसमें गलती हो गई थी तो इसलिए मुतालिम कर दिया गया। तो मुतालिम कहेंगे आमोजगार को, और आमोजगार कौन है, लर्नर है, जो कि स्टूडेंट है। तो उसने इस निसाब से कितना सीखा है, कि निसाब के अख्ताम पे किया जा रहा है, कि इसमें मुअल्लिम को अतालिफ को ये अंदाज़ा मिलता है कि मुतालिम जो सीखने वाला था आमोजगार, उसने निसाब से कितना सीखा है उस स्टूडेंट ने। ये उमूमन दर्जे बंदी का इम्तिहान होता है। ये क्या होता है, उमूमन दर्जा बंदी का, दर्जा बंदी करने का, ग्रुपिंग का। यहाँ पर ये सिर्फ एक वक्त मुकर्ररा पर कामयाबी की तस्दीक करता है।
कि एक मुकर्रर वक्त पर, जैसे कि रिजल्ट का डे हो गया, सपोज कीजिए अभी 12th वालों के रिजल्ट आए, तो जो जो पास हो गए उनको बहुत मुबारकबाद। और अब जो 10वीं के रिजल्ट आने वाले, तो एक मुकर्रर वक्त है, उसके ऊपर कामयाबी की तस्दीक करेगा कि बिल्कुल ये जमात को पास हुआ है या नहीं। ऑथेंटिसिटी मिलेंगी, एक सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेशन। तो सर्टिफाइड है मतलब ऑथेंटिक जो हो गया, तो ये चीज़ उसमें से मिल सकती है। तो ये हो गया, तस्दीक करेगा वो मुकर्ररा वक्त पर। और तशखीसी जांच की अगर बात करें कि तशखीसी जांच क्या होती है, जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, तो वो होता है कि जो तालिब इल्म तदरीस के दौरान नाकाम होते हैं, जो तालिब इल्म, ये कौन बात कर रहे हैं, जो ऐसे स्टूडेंट जो तदरीस के दौरान जो फेल हो गए, नाकाम हो गए, उनकी नाकामी का पता लगाना ही तशखीसी जांच कहलाता है कि वो क्यों फेल हुआ, क्या वजह थी। वो बीमार था, आ नहीं रहा था, वो छुट्टियां बहुत मारता था, या फिर उसका कोई उसको कोई ऐसी बीमारी थी जो कि पकड़ में ना आ पाई, जैसे कि मिसाल के तौर पर डिसलेक्सिया हो गया, डिस्थीमिया हो गया, फला फला के अफेजिया हो गया, क्या था उसको। तो तशखीसी जांच ये होती है कि अगर कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है तो उसकी नाकामी का पता लगाना। और सीडीपी और एनसीएफ वगैरह ये सारी चीजें ये कहते हैं हमें कि अगर कोई चाइल्ड फेल होता है, अगर स्टूडेंट फेल होता है, तो आपका सारा सिस्टम और आपका सारा मतलब स्कूली सिस्टम या फिर आपका जो मैनेजमेंट है वही फेल हो गया। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि अगर एक स्टूडेंट, इफ चाइल्ड फेल्स, तो सिस्टम फेल हो गया आपका एजुकेशन का। तो ये चीज आप याद रख सकते हो, ये सवालात आते भी एग्जाम में। उसके बाद पैमाइश के 4 नमूने मंदरजे झैल है। अब देखिए पैमाइश के नमूने हैं जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे कि असेसमेंट भी होता है कि आमोजिश का अंदाजा कद्र। ये देखिए इसमें क्या फर्क है, तश्कीली अंदाजा कद्र, तकमीली अंदाजा कद्र, तशखीसी अंदाजा कद्र। लेकिन देखिए यहाँ पर क्या है, आमोजिश का अंदाजा कद्र, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है कि अधिगम का मूल्यांकन के आमोजिश का अंदाजा कद्र देखना। और आमोजिश के लिए अंदाजा कदर असेसमेंट फॉर लर्निंग, जो कि फॉर्मेटिव असेसमेंट में आता है, और असेसमेंट एज लर्निंग। और यह है अंदाजा कदर बतौर आमोजिश, आमोजिश के तौर पर अंदाजा कदर। और असेसमेंट इन लर्निंग, ये चौथा भी पॉइंट आपने पढ़े नहीं होंगे, लेकिन ये याद रखना होगा, असेसमेंट इन लर्निंग कि सीखने में जांच, सीखने में अंदाजा कदर, असेसमेंट तशखीस, वो चीज़ें रख सकते हैं। तो इवेल्यूशन और जो असेसमेंट है उसमें सबसे बड़ा फ़र्क क्या है कि ये होता है अंदाज़ा क़द्र की अक़साम, ये है अंदाज़ा क़द्र, और ये पैमाइश के नमूने की पैमाइश की जाएगी। अभी इसको हम पूरा पढ़ लेंगे, उसके बाद दोनों में फ़र्क देखेंगे और उस पर फिर से डिटेल में बात बाद में करेंगे। आमोजिश के लिए अंदाज़ा क़द्र क्या होता है वो हम देखते हैं, असेसमेंट फॉर लर्निंग जिसको कहा जा रहा है के लिए, तो हम क्या लगाते हैं, फॉर। और फॉर मतलब होता है असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये ड्यूरिंग प्रोसेस में आता है। ये होता है सीखने के लिए किया गया अंदाजा कद्र, कि सीखने के लिए जो आपका अंदाजा कद्र किया गया उसको आमोजिश के लिए अंदाजा कद्र कहा जाता है। इसमें तलबा का किरदार अहम होता है, जो तलबा होते हैं तो उनका खुद का किरदार एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, अहम होता है। मुअल्लिम का ताउन और रहनुमाई भी मतलूब होती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ तलबा का किरदार अहम होगा तो कोई मुअल्लिम की ज़रूरत नहीं हो, लेकिन वहाँ पर मौलिम का ताउन जो रहेगा, जिसे कि वाइगोट्स कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट है, वो कहते हैं सारी चीज़ें के एक सामने वाले को अगर जो हेल्प मिलती है, तो हेल्प जो हो जाता है तो उसको टेम्पररी हेल्प रहता है। जेडपीडी का जो स्ट्रक्चर हमने देखा था कि टेम्पररी हेल्प मिल जाना, ये किसका था, ये वाला था आपके वाइगोट्स का। तो मुअल्लिम का क्या मिलेगा, ताउन और रहनुमाई, रहनुमाई यानी कि गाइडेंस, ये मतलूब होंगी, उसकी ज़रूरत यहाँ पर पड़ेगी। तो आमोजिश के लिए अंदाजा कदर। तो अब मिसाल के तौर पर अगर किसी को पेपर टेस्ट वगैरह दे दिया जाए, तो वो लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली एग्जाम देते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि यहाँ पर मौलवी मौजूद है, उसका ताउन और रहनुमाई यहाँ पर मतलूब है, क्योंकि ड्यूरिंग प्रोसेस है, अभी ख़त्म नहीं हुआ एकेडमिक ईयर। तो ये इसमें और देखते हैं आगे कि साबिक़ा मालूमात क्या होती है। तो साबिक़ा मालूमात ये मालूमात होती है कि पिछली मालूमात, बच्चों की साबिक़ा मालूमात का जांचना, कि पिछली मालूमात जो होती है, प्रीवियस एक्सपीरियंस, कि जो बच्चों ने जो चीज़ें सीखी थी, तो साबिक़ा मालूमात की जांचना, ये एक उसके अंदर आता है कि पिछली मालूमात, जैसे कि हमने पिछली जमात में सीखा था, ऐसा बोलकर कोई इंट्रोडक्शन चालू होता है, उसमें थोड़ा सा बता दिया जाता है कि हमने उसमें ये पढ़ा था, वो पढ़ा था।
तो साबिका मालूमात की जांच करना कि उनको पिछला इससे रिलेटेड क्या मालूम है। उसके बाद है दाखिला इम्तिहान, तो इम्तिहान में दाखिला ये चीज़ आता है। सलाहियत का जानना कि उनके अंदर जो एबिलिटीज़ है उसका जानना। तदरीसी तरीक़े का इंतखाब कि आप तदरीसी तरीक़ा क्या अपनाएंगे। मिसाल के तौर पे अभी जैसे कि हिमांशी सिंह है, सचिन चौधरी, अलग अलग है लोग, तो सारे लोग अपना एक मतलब एक तदरीसी तरीक़े का इंतखाब करते हैं कि पीपीटी बनाए, नोट्स बनाए, सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। और मतलब जैसे कि जो पढ़ाने का तरीका है, तो तदरीसी तरीके का एक इंतखाब हो कि किस तरह से पढ़ाया जा सकता है, क्या चीज़ समझ में आएंगी, कितना फ़ॉन्ट होना चाहिए, बहुत सारी चीज़ उसमें आ सकती है। मश्क करना, यानी कि प्रैक्टिस कर रहे हैं, मश्क कराई जा रही है। उसके बाद दूसरा है कि आमोजिश का अंदाज़ क़द्र। आमोजिश का अंदाज़ क़द्र उसको कहेंगे कि सीखने के बाद किया गया अंदाज़ क़द्र को आमोजिश का अंदाज़ क़द्र कहा जाता है। कि सीखने के बाद मतलब क्या कहा जाएगा कि जब हम कोई चीज़ को सीख लेते हैं आफ्टर लर्निंग, उसके बाद जो इवैल्यूएशन होगा उसको आमोजिश का अंदाज़ा क़द्र कहा जा रहा है। ये क्या था आमोजिश के लिए, और आमोजिश का अंदाज़ा क़द्र यानी कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग। तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग आमोजिश का, ऑफ मतलब का, उससे आप याद रख सकते हैं कि उर्दू का डायरेक्टली ट्रांसलेटेड वर्ड है। तो सीखने के बाद का किया गया अंदाज़ा क़द्र को आमोजिश का अंदाज़ा क़द्र कहा जाता है। इसमें अहम किरदार मौल्लिम का होता है, किसी भी काम के इख्तिताम पर किया गया अंदाज़ा क़द्र। तो ये समेटिव असेसमेंट में भी आता है। तो इख्तिताम देखिए यहाँ पर लफ्ज़ आ रहा है, ये ड्यूरिंग प्रोसेस नहीं है। तो किसी भी काम के इख्तिताम पर किया गया अंदाज़ा क़द्र ये होता है। और एक मुतय्यना मुद्दत के बाद, एक जो तय की हुई तयशुदा मुद्दत होती है, उसके बाद तलबा की आमोजिश की पैमाइश की जाती है कि एक मुद्दत हो गई, जैसे 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, जो भी एक मुद्दत है, 6 मंथ्स के बाद सपोज़ कीजिए, तो उसके बाद एक तलबा की आमोजिश की पैमाइश की जा रही है और सालाना इम्तिहान जो कि 1 साल के बाद की बात की जा रही है, तो सालाना एक इम्तिहान वहाँ पर एक है। तो आमोजिश का अंदाज़ा क़द्र सीखने के बाद जो किया जाता है अंदाज़ा क़द्र, उसको कहा जाता है, काम के इख्तिताम पर किया गया होता है ये, मुतय्यना मुद्दत के बाद भी आमोजिश की पैमाइश और की जाती है, सालाना इम्तिहान। उसके बाद है देखिए तदरीसी अमल में आमोजिश की गलतियों की जानकारी भी मिलती है यहाँ पर। तो इवैल्यूएशन सिर्फ आपको एक रिजल्ट शो कर देता है, लेकिन इसके अंदर अगर कोई पूछता है सवाल कि समेटिव असेसमेंट और समेटिव इवैल्यूएशन में क्या फ़र्क हो सकता है, तो समेटिव इवैल्यूएशन में तो डायरेक्टली आपको स्कोर वगैरह ग्रेड कि कुछ किस पोजीशन पे है आप, तो वो बता देगा। लेकिन यहाँ पर तदरीसी अमल में आमोजिश की गलतियों की जानकारी भी ली जाएँगी और अंदाज़ा क़द्र ग्रेड और नंबर में होगा। देखिए यहाँ पर ग्रेड का चीज़ आ गई, ग्रेड या नंबर के डिजिट में अंदाज़ा क़द्र लिया जाएगा। उसके बाद है देखिए आमोजिश में, तो आमोजिश में अंदाज़ा क़द्र तो तदरीस के दौरान ही, तो आमोजिश में इन इस्तेमाल नहीं हुआ। आमोजिश में जैसे कि इन का इस्तेमाल, ये देखिए असेसमेंट इन लर्निंग, तो आमोजिश में अभी हमारा क्या-क्या हुआ, के लिए से डायरेक्ट चालू हो गया था। आमोजिश का अंदाज़ा क़द्र नहीं हुआ, ऑफ लर्निंग का। ये भी ड्यूरिंग का होता है कि बच्चा जो क्लास के दौरान रहता है, तो हमने इंग्लिश में भी उसको देखेंगे बाद में। और असेसमेंट इन लर्निंग जो बात की जा रही है, तो अ, आमोजिश में, तो आमोजिश में क्या होता है कि अंदर तदरीस के दौरान ही अंदाज़े क़द्र मतलब पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते-पढ़ाते कुछ सवालात पूछ रहे हैं, तो सवाल पूछकर जिसको जवाब आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो ऐसा नहीं है कि अब उसको सर्टिफ़िकेट दे दिया, घर पर भिजा दिया कि इसको आ रहा है पढ़ना और इसको नहीं आ रहा, और उसी तरह से उसका ख़त्म हो गया। तो ड्यूरिंग प्रोसेस है, इसलिए दौरान में ही अंदाज़े क़द्र लिया जाएगा। उसके बाद है फोर्थ के अंदाज़े क़द्र बतौर आमोजिश। तो अंदाज़े क़द्र जो लिया जाएगा बतौर आज़माइश, आमोजिश के तौर पर, तो बच्चा जब खुद से खुद का अंदाज़ा क़द्र करता है, तो बतौर कहीं पर आया था क्या? बतौर ये था असेसमेंट एज़ लर्निंग। तो ऑफ हमारा बीच में हुआ, पहले क्या हुआ फॉर हुआ, उसके बाद हमने ऑफ लिया था का, और एज़ मतलब के लिए होता है वैसे तो बतौर। तो बतौर के लिए को क्या इस्तेमाल करेंगे, बतौर। उर्दू में इस तरह याद रखना इसको, असेसमेंट एज़ लर्निंग। तो असेसमेंट एज़ लर्निंग जो होता है, तो बतौर आमोजिश बच्चा जब खुद से खुद का अंदाज़ा क़द्र करता है कि खुद को पता चल रहा है कि कितना वो सीख रहा है, इसका ताल्लुक तशख़ीसी जाँच से है। तो इसका ताल्लुक तशख़ीसी जाँच से हो रहा है और ये बच्चा खुद से खुद का अंदाज़ा क़द्र कर रहा है, तो ये होगा असेसमेंट एज़ लर्निंग। ये भी ड्यूरिंग का प्रोसेस है। उसके बाद अब बात करते हैं कि मौलिजाती व इस्लाही तदरीस क्या होती है? उपचारात्मक शिक्षण। उपचारात्मक शिक्षण शिक्षण जो है, तो
मौलिजात इलाज से बना, रेमेडियल टीचिंग जिसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं, तो रेमेडियल टीचिंग की बात कर रहे हैं। मौलिजाती और इस्लाही तदरीस, तो जुबान की आमोजिश में तलबा को होने वाली दरपेश जो मुश्किलात की निशानदही करना और उनके लिए मुनासिब हल निकालना ही मौलिजाती या इस्लाही तदरीस कहलाता है। जुबान की आमोजिश में मतलब सीखने में तलबा को होने वाली जो दरपेश मुश्किलात की निशानदही करवाना है कि उनको जो मुश्किलें आ रही है और साथ ही साथ जो गलतियां वो कर रहे हैं उसको निशानदही आप कर रहे हैं और उनके लिए मुनासिब हल आप निकाल रहे हैं कि उसका क्या सोल्यूशन हो सकता है। ये होता है रिमेडियल टीचिंग, मौलिजाती टीचिंग, जो कि मौलिजात इलाज से बना, इलाज मौलिजाती, रेमेडी होता है एक इलाज, तो रेमेडियल टीचिंग के टीचिंग में मौलिजाती उपचार होता है, इलाज उपचारात्मक शिक्षण, इस्लाही तदरीस, ये जो इस्लाह भी की जा रही है वो कहलाता है। इसका मकसद क्या है कि जुबान की महारतों के इस्तेमाल में आने वाली, जुबान की महारतों के इस्तेमाल में आने वाली दुश्वारियों को दूर करके उसको क्या करना, हल निकाला है तो दूर करेंगे, आमोजगारों को उसमें मुहारत पैदा करना, तो एक स्किल पैदा कर रहे हैं उसमें। इसमें सिर्फ मौलिम को, जो सिर्फ मौलिम की क्यों बात की गई, सिर्फ मौलिम को आमोजगारों की कमियों का ही इल्म नहीं हो, बल्कि अपनी तरीक़े तदरीस का भी अंदाज़े क़द्र करता है। कि ऐसा नहीं है बिल्कुल भी कि अब जैसे कि सपोज़ डायरेक्टली सीडीपी की मतलब सीटेट की क्लास ली गई, उसमें सिर्फ़ एक डिज़ाइन कर दिए गए कुछ क्वेश्चंस और सब लोगों से पूछा जा रहा है कि इसका जवाब क्या है, उसका जवाब क्या है। सारे लोग तो जवाब दे ही रहे हैं, लेकिन इतना ज़रूरी नहीं है सिर्फ़ कि सिर्फ़ आमोज़गारों की कमियों का ही इल्म ना हो, यानी कि सिर्फ़ कि चलो ठीक है तुमको ये नहीं आ रहा, तुमको वो नहीं आ रहा, आपकी जो है तो आपकी शायद फंसी उर्दू ख़राब होगी, तो आप उसको रिकवर करके आए। बल्कि अपनी तरीक़े तदरीस का भी अंदाज़े क़द्र करना है कि आपकी जो तदरीस का तरीक़ा है, तो वो सामने वाले को फ़िट हो रहा है या नहीं, उसको समझ में आ रहा है या नहीं, आपका टीचिंग का मेथड क्या है और आप उसको समझा पा रहे हैं या नहीं, तो हल निकालना है। दुश्वारियों को एक एक्सक्यूज़ लेकर नहीं बैठना है, उसको दूर करके उनके लिए मुनासिब हल निकालना है कि ये तरीक़ा जो रहेगा, इसका मतलब ये हो सकता है और इस तरह से ये खुद भी मुतमईन हो जाए कि मैंने जो पढ़ाया हो कि तदरीस का तरीक़ा का भी अंदाज़ा क़द्र करना। और जो तलबा के लिए मुफ़ीद तरीक़ा हो उसकी निशानदही करता है, तो उनके लिए जो बेहतर हो वो पढ़ाई जाए। नेक्स्ट है कि ज़ुबान की ख़राबी क्या होती है, कि ज़ुबान की ख़राबी ये है कि अगर बच्चा अपनी आवाज़ पर काबू ना रख सके, तो उसमें ज़ुबान की ख़राबी पैदा हो जाती है। मतलब इसका मतलब क्या है कि आवाज़ पर काबू ना रख सके यानी कि बहुत चिल्लाता हो या फिर खामोश बैठता हो, ये क्या है? तो अगर बच्चा अपनी आवाज़ पर काबू ना रख सके, तो उसमें ज़ुबान की खराबी पैदा हो जाती है। ज़ुबान की खराबी वाले बच्चे मुआशरे में बेचैनी महसूस करते हैं, जिसकी वजह से उनमें एहसास कमतरी पैदा होता है और वो उमूमन आम तौर से इंतशार का शिकार हो जाते हैं। ज़ुबान की खराबी तालीमी तरक्की को भी बुरी तरह मुतासिर करती है। तो आवाज़ और इसकी बात ऐसा नहीं है कि किसको फँसी उर्दू आती है तो उसकी आवाज़ बहुत ऊँची थी, जिसकी वजह से वो चिल्लाकर बात करता था, तो उसमें ज़ुबान की खराबी हो गई मतलब उसके ज़ुबान में कोई डिफ़ेक्ट पड़ गया। उसका मतलब ये नहीं हो रहा बिल्कुल कि डिफ़ेक्ट पड़ गया, वो उसकी खराब ज़ुबान वाली लेकर मुआशरे में उसको बेचैनी महसूस हो रही है कि मेरी ज़ुबान में तो फला खराबी हो गई और एहसास कमतरी हो रही है, ऐसी बातें नहीं है उसमें कि मुतासिर उससे हो रही है, बल्कि ये है कि आवाज़ पर काबू ना रख सके, तो उसमें ज़ुबान की खराबी पैदा होना इसका मतलब ये है कि जो चीज़ें यानी कि प्रोनंसिएशन तलफ़्फ़ुज़ की बात अगर कर रहे हैं, कि वो जो चीज़ें सीख रहा है और जो कंटेंट वो मतलब एक सोसाइटी से या एनवायरनमेंट से जो चीज़ें ले रहा है, तो वो क्या कर रहा है कि किसको क्या बोलते हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे बहुत सारे लोग गाँव देहात से अगर हो, तो वो एक रफ़ लैंग्वेज में कुछ भी चीज़ें बोलते हैं कि झाड़ ये मतलब इसका झाड़ आया है, इधर है। तो अचानक लोगों को लगता है कि मतलब इसको पेड़ बोलो, इसको दरख्त बोलो। तो एक हिसाब से ये बात हो सकती है कि आवाज़ पर काबू ना रख सकें यानी कि वो कंटेंट और वो जो ऑथेंटिक मवाद है जो सही तरह से बोलना है, तो सामने वाला अचानक से उसको अचंभे में पड़ जाए या हँस दे या कुछ बोल ले, तो उसमें ज़ुबान की खराबी यानी कि उसको एक हैबिट हो जा रही है कि ज़ुबान की खराबी पैदा हो जा रही है, तो खराबी वाले बच्चे क्या कर रहे हैं, मुआशरे में बेचैनी महसूस कर रहे हैं कि कब क्या बोल दे तो उसकी वजह से एहसास कमतरी यानी उनको अगर माइक दे दिया जाए, तो उसको लगेगा कहाँ मेरे मुँह से कौन-सा जुमला निकल जाए, जिसकी वजह से मतलब आम तौर से मैं वायरल ना हो जाऊँ कहीं पर, कि सारे लोग जो है तो मुझे
मतलब एक रोज करे और इंस्टा मतलब सारी चीज़ों पे मैं छा जाऊँ इस तरह से, वो अमूमन इंतशार का भी शिकार हो जाता है कि किस चीज़ को, जैसे कि बहुत सारों को अगर इंग्लिश नहीं आती, प्रोनाउंसिएशन में मसला होता है, तो वो पढ़ने में कुछ कुछ करते हैं। अपॉर्चुनिटी अगर पढ़ लिया तो उसको सुनकर किसी ने कह दिया कि अप्पा चटनी, ऐसा कुछ कह दिया, तो वो बोलने में बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं जो कि मतलब उस चीज़ की बात हो रही है कि जबान की खराबी, और जबान में अगर खराबी है तो वो तालीमी तरक्की को भी बुरी तरह से मुतासिर करती है, कि तालीम की तरक्की में भी वो रुकावट आ सकती है, इसको हम ये तरह से ले सकते हैं। उसके बाद में हम कुछ अहम नुकात की बात करेंगे। सुनना और बोलना इब्तदाई महारतें कहलाती है, कि प्राइमरी ये स्किल से बोलना और लिखना तक़वियती महारतें, तक़वियती बना कुव्वत से, और कुव्वत का मतलब होता है फोर्स, जैसे कि रीइंफोर्समेंट स्किल, रीइंफोर्समेंट फोर्स, और कुव्वत और ताकत, कुव्वत बना है ताकत से, तो लिखना ये ताकती, कुव्वती और तक़वियती महारतें कहला रही है। रीइंफोर्समेंट स्किल की कैटेगरी में इसको रखा गया, बोलना और लिखने को। और बोलने से भी फर्क पड़ता है, एहतजाज वगैरह, और लिखने से भी फर्क पड़ता है, एक लिखा सौ बका, इस तरह से। और लिखकर बहुत सारे ऐसे भी चीजें कही जाती है कि मतलब जो है तो वो तलवार से ज्यादा तेजधारी जुबान भी है बोलने में, और लिखना भी जो है तो उसी तरह से, एक पेन भी जो है तो एक तलवार की ताकत रख सकता है। मतलब कोई कंप्लेन लिख दी गई, कुछ लिख दिया गया, सारी चीजें तो तकवीती महारतें ये हो गई। और सुनना और बोलना जो है तो इब्तदाई है, कि सुन रहे हैं और बोल रहे हैं, तो बोलेंगे तो मतलब इब्तदाई, तो उसका रिएक्शन कुछ और आएगा। आप बोल रहे हैं तो सामने वाला उसको सुन रहा है, तो इब्तदा वाली होगी प्राइमरी स्किल्स। और सुनना, तो सुन रहे हैं तो उसको दिमाग में कुछ लाएंगे, तो इस हिसाब से ये इब्तदाई महारतों में आ गया। जुबान का मुताल्ला इल्मुल लिसानियत कहलाता है, कि अगर आप जुबान की स्टडी करेंगे, स्टडी ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड एज इल्मुल लिसानियत, मतलब इस तरह से ही आएगा उर्दू में। और जुबान को तीन हिस्सों में तकसीम किया गया है। जुबान तीन हिस्सों में तकसीम किया है। एक इशारों की जुबान है, क्योंकि इशारों की जुबान सांकेतिक भाषा जिसको कहा जाए, तो ये होती है कि जैसे कि अगर एक ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर है, जो कि हाथ के इशारों से अगर सिग्नल दे रहा है या आने जाने को कह रहा है, तो इशारों की जुबान हो गई। आवाज़ों की जुबान कहते हैं कि आवाज़ों की जुबान बोलने वाली, जो कि ओरल होंगी, अलामतों की जुबान अलामती तौर पर। मादरी जुबान से मुराद बच्चा घर की, कुंबे की और आस पड़ोस में बोले जाने वाली जुबान है, जिससे बच्चा फितरी तौर पर हासिल करता है। मुफ्त और लाजमी तालीम आरटीई का जो फ्री एजुकेशन का एक्ट है 2009 का, तो उसमें यह बताया हुआ है कि मुफ्त और लाजमी तालीम 2009 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया। ये लागू कब किया गया, उसका नाम दिया हुआ है मुफ्त और लाजमी तालीम, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन जिसको बोलेंगे, अभी आरटी में नहीं आया। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन 2009 की बात की जा रही है, तो वो लागू हुआ। 9 तो दिया हुआ है, जैसे कि अगर आप, जैसे कि मिसाल के तौर पे कुछ स्टूडेंट्स है जो 10वीं अभी पास हुए, तो पासिंग डेट क्या हो गई उनकी, मतलब 20 मई, 12वीं के, तो उनका एडमिशन कब था, वो 2023 था। तो उसी तरह से मुफ्त और लाजमी तालीम का 2009 का था ये, जो कि 1 अप्रैल, 1 अप्रैल, तो अप्रैल फूल से भी आप याद रख सकते हैं, मतलब एक हिसाब से नाम। तो 1 अप्रैल 2010 को ये लागू किया गया। और इक्तसाब पर एक फितरी अमल है। इक्तसाब क्या है, अख्ज करना, हासिल करना। इक्तसाब होता है अख्ज करना है, हासिल करना। तो ये एक फितरी अमल है, इननेट प्रोसेस है या फिर नेचुरल एक प्रोसेस है, जो कि बच्चे की पैदाइश के बाद से शुरू होता है। तो बच्चा, हर बच्चा जो है तो एक सीखने की जुस्तजू लेकर पैदाइशी सलाहियत होती है, जैसे कि नॉम चॉम्स्की का ये मानना है। नॉम चॉम्स्की के हिसाब से क्या है कि बच्चा में जुबान सीखने की सलाहियत पैदाइशी होती है। और इन्होंने क्या किया, पावलाव, पावलाव मतलब ऐसा नहीं है कि घर से पाव लेकर आना है, ये पावलाव मतलब पावलाव नाम है फिलोसोफर का। और स्किनर, तो पावलो और स्किनर का ये मानना है, दोनों फिलोसोफर्स है लिंग्विस्टिक में। तो पावलो और स्किनर का ये मानना है कि बच्चे जुबान में मश्क, नकल और रटने से हासिल करता है। ये क्या कह रहे हैं कि रटना इस्तेमाल किया है इन्होंने, कि रट कर हासिल करेगा, और नकल करके, इमिटेट करके, दूसरों की, बड़ों की नकल करेगा वो, रटेगा कुछ चीज़ों को, और मश्क करेगा। तो इन्होंने बहुत ही उसको कॉम्प्लिकेटेड मैनर में रख दिया एक हिसाब से, पावलाव ने और स्किनर ने। तो पावलो और स्किनर का ये मानना है, पावलो और स्किनर के बच्चे जो है तो जुबान को प्रैक्टिस करके, इमिटेट करके, नकल करके और रट कर, रोट मेमोराइजेशन करके हासिल करता है। और नॉम चॉम्स्की जब ये कहते हैं
कि बच्चे में जुबान सीखने की सलाहियत पैदाइशी होती है। वाइगोट्स्की का ये नजरिया है कि जुबान समाजी, जब भी वाइगोट्स्की आ जाते हैं तो समाज का नाम हमारे जहन में आ जाता है और उससे फ्री के नंबर भी मिल जाते हैं, क्योंकि जब भी कल्चरल, समाजी, प्राइवेट स्पीच और अंदरूनी मतलब जैसे बात, प्राइवेट स्पीच और सेल्फ रेगुलेशन, रेसिप्रोकल ग्रुप स्टडी, ये जब आ जाते हैं तो ये नजरिया वाइगोट्स्की को जाता है। पियाजे का नजरिया हमेशा तामीराती नजरिए के ऊपर होता है, तो कंस्ट्रक्टिव अप्रोच है और तामीराती नजरिया होता है। यानी बच्चे हवास से खमसा के जरिए इल्मी निज़ाम की तश्कील करता है। तो हवास से खमसा क्या होता है कि मिसाल के तौर पे एक्टिव कंस्ट्रक्टर, एक्टिव बिल्डर्स ऑफ नॉलेज होते हैं, मतलब वो खुद से बिल्ड करके, मतलब एक्टिव कंस्ट्रक्टर उन्हें कहा गया। और पियाजे का ये कहना है कि बच्चे जो है तो छोटे बच्चे एक छोटे साइंटिस्ट होते हैं, लिटिल साइंटिस्ट होते हैं। तो उनका बोलना ये है कि वो हवा से खमसा के जरिए, यानी कि उनके पर सीखने की जो स्किल्स वगैरह प्रैक्टिस करके वो सारी चीज़ें जो कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि कसीरुल लिसानियत, एक से ज़्यादा मल्टीलिंगुअलिज्म, जो कि कसीरुल लिसानियत एक से ज़्यादा ज़ुबानें, ज़ुबान की आमोजिश में रुकावट की बजाय एक वसीले के तौर पे इस्तेमाल किया जाना चाहिए। कि ये बोल रहा है हिंदी, ये बोल रहा है संस्कृत, वो बोल रहा है उर्दू, तो सामने वाला टीचर कंफ्यूज हो गया है कि एक क्लास है तो एक ही ज़ुबान कहना होगा। तो वैसा नहीं है कि कसीरुल लिसानियत में ज़ुबान की आमोजिश में रुकावट नहीं होगा ये, कि ये भी लैंग्वेज वो भी लैंग्वेज, ऐसा नहीं है। बल्कि एक वसीला, एक रिसोर्स के तौर पे उसको देखा गया और उसको परमिशन दे दी गई कि मल्टी लैंग्वेजिज्म एक अलाउड है क्लास में और मल्टी डाइवर्सिटी भी अलाउड है। गलतियाँ आमोजिश का हिस्सा है। तो मिस्टेक्स क्या है? मिस्टेक्स आर द पार्ट ऑफ लर्निंग, कि सीखने में गलतियाँ, जब गलतियाँ होंगी तो जब बच्चा सीखेगा। ये याद रखना है, गलतियाँ आमोजिश का हिस्सा है। बहुत सारे क्वेश्चन इस पर आते हैं। इसमें मौलम को हैरानी या नाराजगी नहीं होना चाहिए कि मौलम हैरान हो गया कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, इस उम्र तक तो तुमको ये चीज़ आ जानी चाहिए थी। या नाराजगी कि वो नाराज हो गया बिल्कुल, यार तुमको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा, तुम तो डम हो, डीप हो, पागल हो। ऐसे बहुत सारे लोगों को कहा गया था पहले, जो कि आगे चल के साइंटिस्ट बने थे। तो गलतियाँ आमोजिश का हिस्सा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गलती नहीं करेगा सामने वाला। आप उस पर से सीटेट में भी रख सकते हैं कि सीटेट के जो एस्पिरेंट्स है, जो सीटेट के कैंडिडेट्स है, वो भी अगर गलती कर रहे हैं या गलती करके सीख रहे हैं या फिर फर्स्ट अटेम्प्ट सेकेंड अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो वो एक आमोजिश का हिस्सा है, वो एक आकलन कर रहे हैं। और मौलिम को हैरानी या नाराजगी घर वालों को भी नहीं होनी चाहिए, जो लोग मतलब खासतौर से सुन भी रहे हैं। तो बहुत सारों को लगता है कि कब से जिंदगी तो जा रही है, 40 साल के हो गए या 35, और अभी तक तुम एक सीटेड क्रैक नहीं कर पाए। तो कुछ चीज़ें सबके लिए एकदम सिंपल नहीं होती है, मतलब लाइफ की जो साइकिल होती है। तो लाइफ जो है तो ऐसा नहीं है, पैसा हो, बिजनेस हो, कोई भी चीज़ हो, तो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर के तौर पे सिर्फ जाता रहेगा। अगर कोई चीज़ अगर कांस्टेंट चलते रही, तो अगर आपने ईसीजी वगैरह देखा होगा, जिसको दिल की जो वो होता है लाइंस जो आती है, तो अगर वो सीधी चल जाती है तो उसका मतलब हो गया सामने वाला डेड हो गया। और वो ऊपर नीचे होते रहने चाहिए। तो लाइफ हमारी ऐसी है कि जो वो अप डाउन में चलती है, कभी पैसों का मसला, कभी ये चीज़ का, कभी सीखने का। तो वो आमोद इसका हिस्सा रहना चाहिए, उसको इतना सीरियस नहीं लेना चाहिए कि सामने वाला क्यों नहीं निकल रहा है, ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। बस कोशिश करते रहनी चाहिए। उसके बाद है कि जुबान की 4 बुनियादी महारतें होती है: सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। ये हमने पहले भी सुना था, इसको याद रखना है कि सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। और तहसील या अगज़ी महारत कहते हैं सुनना और पढ़ने को, जो कि हुसूल और इक्तिसाब से होता है, अगज़ करने वाली महारत। और तकरीरी या तामीराती महारत को कहा गया अभी बोलना और लिखना, अभी जो हमने पढ़ा था। मीटिंग को आधा मिनट या अभी कभी भी ख़त्म हो जाएंगी,